Hello everyone, welcome back to our channel. In this particular video, I'll be explaining a very simple poem from your syllabus. It's a very simple poem, no doubt about it, because it's a very short one and students really like such kind of poems. And then, it's a very meaningful poem also, and it's written by none other than Robert Frost. I'm sure you have already encountered some poems by him, and this is another poem that you have to do. So the name of the poem is Dust of Snow. तो हम पहले अच्छे से पोएम को सीखेंगे, समझेंगे. इट्स अ वेरी शॉर्ट पोएम. वंस वी आर डन विद दैट, आई विल टेल यू कि कौन कौन से पोएटिक डिवाइस यूज किए गए हैं, तो हम वो भी एक बार देख लेंगे. स्टार्ट करते हैं हम लोग विद द ओनली स्टैंजा दैट दिस पोएम हैज. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had due. Let me just explain you the theme of the poem first. So यहाँ पे theme क्या है? जो हमारा poet है उसने दो nature के symbols लिए हैं, crow and hemlock tree. एंड चांस की बात यह है कि जो ये दोनों सिंबल्स हैं, क्रो एज वेल एज द हेमलॉक ट्री, दोनों इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं है. आपने इतनी ज्यादा दूसरी पोएम या दूसरे लिटरेचर पीसेस में नहीं देखा होगा कि somebody is using a crow और somebody is using a hemlock tree. तो क्यों नहीं है दोनों इतने पॉपुलर? बिकॉज दोनों किससे रिलेटेड है? बोथ ऑफ देम आर रिलेटेड टू नेगेटिविटी और दे आर नेगेटिव सिंबल्स. दे आर नॉट वेरी हैप्पी सिंबल्स, ग्लूमी सिंबल माने जाते हैं. बट ऑथर ने क्या किया है, उनको एक पॉजिटिव लाइट में यूज किया है, इसलिए एक अलग पोएम है, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं. इट्स डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर पीसेस ऑफ लिटरेचर, बिकॉज यहाँ पे जो सीमिंगली नेगेटिव सिंबल्स हैं उसको ऑथर ने एज पॉजिटिव लिया है. क्या सिंबल्स हैं आपके पास? एक बार रिपीट करते हैं. क्रो एंड द हेमलॉक ट्री. मतलब उसने और कोई बर्ड नहीं लिया, उसने और कोई ट्री नहीं लिया, उसने दोनों नेगेटिव चीजों को पॉजिटिव लाइट में दिखाया, विच आई थिंक इज अ रियली ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पोएम. अब वो क्या बोलता है कि एक दिन माई मूड वॉज रियली सैड, और मैं एक दिन जा रहा था ऐसे नीचे से, और क्रो ने कुछ भी करके मे बी ही वॉज शेकिंग हिमसेल्फ और अपने फेदर्स को क्लीन कर रहा था, और ही वॉज लैंडिंग. वी डोंट नो व्हाट द क्रो वॉज डूइंग, बट उसकी किसी एक्टिविटी की वजह से मेरे ऊपर थोड़ी सी डस्ट ऑफ स्नो. डस्ट ऑफ स्नो मतलब स्नो का जो रेसिड्यू होता है वो आके गिर गया. और कहाँ पे था वो ट्री, कहाँ पे था वो क्रो? इट वॉज ऑन अ हेमलॉक ट्री. अब यार वो बोलता है जैसे ये इंसिडेंट हुआ, इतना छोटा सा इंसिडेंट है, बट क्योंकि आई एम वेरी क्लोज टू नेचर, मतलब जो पोएट है वो बहुत ही क्लोज है नेचर के साथ, तो जैसी ये चीज होती है, नेक्स्ट 4 लाइन्स में उसका पूरा एटीट्यूड जो है, या पूरा जो उसका जो भी मूड चल रहा था, वो एक यू टर्न ले लेता है. क्या ले लेता है? इट टेक्स अ यू टर्न. तो पहले वो थोड़ा सा सैड था. अब हमें कैसे पता चलता है कि पहले वो सैड था? क्योंकि यहाँ पे लिखा है आई हैड ड्यूड. ड्यूड मतलब कि मैंने जो पूरा दिन खराब कर लिया है, अपना पूरा दिन वेस्ट कर लिया है, उसको मैंने अब यू टर्न कर दिया है. फ्रॉम सैड आई हैव बिकम हैप्पी, जस्ट बिकॉज आई वॉज टच्ड बाय नेचर, just because the crow did something good for me, just because the hemlock tree contributed. तो वो बोलता है कि मेरा दिन बनाने में किनका कंट्रीब्यूशन है? क्रो, हेमलॉक ट्री और स्नो का. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ लेट्स सी सम पोएटिक डिवाइसेस. अब राइमिंग स्कीम क्या है यहाँ पे? तो आपका जो फर्स्ट स्टैंजा है, क्रो को हम ए बोलेंगे. मी बहुत ही डिफरेंट है क्रो से, तो हम उसको बी बोलेंगे. फिर स्नो और क्रो सेम है, तो लेट्स कॉल इट ए बी. देन हार्ट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल दी 4 words that we have seen, so we will go with C, D, C, D. Heart, part, mood, root. Then आपके पास alliteration है. alliteration क्या होता है कि आप एक ही लेटर को लेते हो और उसको बिगिनिंग में यूज करते हो adjacent words की, मतलब कुछ वर्ड्स बहुत ही क्लोज हैं एंड उनके बिगिनिंग में यू आर यूजिंग द सेम लेटर, तो उसे हम alliteration बोलते हैं. कहाँ पे यूज किया गया alliteration? हैज गिवन माई हार्ट, तो इधर एच और ये एच, ठीक है. एंड सेव्ड सम पार्ट, इधर एस और इधर एस. तो यहाँ पे क्या है? एच की एलिट्रेशन है, यहाँ पे एस की एलिट्रेशन.
देन नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस आपके पास क्या है, इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है कि हम लोग जैसा हमें सेंटेंस बनाना चाहिए था वैसा नहीं बनाते हैं, हम उसको इन्वर्ट कर देते हैं। इट्स अ पोएटिक लाइसेंस बेसिकली, जहाँ पे आप क्या करते हो कि आपको एक प्रॉपर सेंटेंस बनाना होता है, सब्जेक्ट फिर वर्ब, प्रॉपर सेंटेंस, प्रॉपर फॉर्मेशन, बट हम उसे रिदम में लाने के लिए, राइमिंग स्कीम में लाने के लिए वी इन्वर्ट इट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कहाँ पे इन्वर्जन यूज की गई है। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी। ठीक है, तो ये क्या है, ये बेसिकली इन्वर्जन है। आप किसी और तरीके से इसको लिख सकते थे, बट यू हैव यूज्ड एन इन्वर्टेड वे टू रिप्रेजेंट इट। उसके बाद एसोनेंस। एसोनेंस हम बहुत सारी पोएम्स में डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे भी कर लेते हैं। तो एसोनेंस क्या रहता है कि आप क्या करते हो, आप किसी एक वॉवल को लेते हो एंड देन यू स्प्रेड दैट वॉवल अक्रॉस द सेंटेंस। एक सेंटेंस में आप उसको बहुत बार यूज करते हो। जैसे यहाँ पे इन्होंने ओ ले लिया एंड इट हैज बीन यूज्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स इन वन सेंटेंस, सो शूक, डाउन, ऑन, तो ये क्या है, एसोनेंस। देन वी हैव एंजाममेंट। एंजाममेंट क्या होता है कि आप कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं यूज कर रहे हो इन द एंड। आपने एक सेंटेंस खत्म किया, then no punctuation mark, you are starting with the other sentence, then no punctuation mark, you are starting with another sentence. Punctuation mark जैसे आपका full stop, comma, question mark, कुछ भी आप यूज नहीं करते हो and you are directly coming to the next sentence, उसे हम क्या बोलते हैं, enjambment. So we are done with this poem and the poetic devices related to this within 7 minutes, which is a very good target because the exams are very near. We can't really afford to waste any more time. So watch all our other videos also and finish your poems with us as soon as possible. Thank you very much and keep watching.